नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर और आप इस शख्सियत को देख रहे हैं। ये डॉक्टर अरुणेश यादव जी हैं जो आए दिन किसानों का समर्थन करने आते हैं और पढ़े लिखे हैं। पूरा इन्होंने जो काला कानून है उसको पढ़ा है। इसलिए नहीं पढ़ा कि वो काला है, वो इसलिए पढ़ा है कि इसके अंदर खामियां क्या हैं। और उसके बावजूद जो कृषि मंत्री हैं कह रहे हैं कोरोना का प्रकोप ज़्यादा बढ़ रहा है, किसानों का आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। तो आइए हम इनसे बात कर रहे हैं कि यादव जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। यादव जी, अब जो हमारे कृषि मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि दूसरे चरण का महामारी शुरू हो चुकी है, किसानों को आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। आप कहाँ तक इनसे सहमत हैं? भाई, अगर दूसरा चरण की जाए तो मुझे ये बताइए फिर कुंभ क्यों किया गया? कुंभ जो है ना, कुंभ का आयोजन क्यों किया गया? क्या वहाँ पे कोरोना नहीं हो रहा? कुंभ का इतना आयोजन किया है, इतनी भीड़ कुंभ में इकट्ठी हो रही है, तो वहाँ के लिए कोरोना नहीं है आपका। 5 राज्यों में धड़ल्ले से चुनाव चल रहे हैं। अभी बिहार में चुनाव खत्म हुए, वहाँ कोरोना नहीं था साहब, ठीक है ना। कहीं कोई बड़े नेताजी की रैली होनी हो, मोदी जी का कोई संबोधन होना हो, अमित शाह जी का कोई संबोधन होना हो, तो वहाँ कोरोना नहीं रहता। कोरोना कहाँ आ रहा है? कोरोना आ रहा है आम आदमी के लिए, कोरोना आ रहा है किसानों के लिए, कोरोना आ रहा है मजदूरों के लिए। कोरोना की आड़ में इन्होंने 1 साल पहले लेबर लॉ खत्म कर दिया। कोरोना की आड़ में इन्होंने जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उनके डीए मार लिए। पिछले साल डीए नहीं बढ़ाया, अब 1 साल हो गया, अब डीए बढ़ने का नंबर आ रहा है, तो अब कोरोना आ गया। कोरोना की आड़ में इन्होंने और भी बहुत सारे भत्ते थे नेताओं के, जो विधायक निधि होती है, सांसद निधि होती है, वो सांसद निधि रोक ली। उससे क्या हुआ? देश का विकास रुक गया। कोरोना की आड़ में इन्होंने क्या किया? पीएम केयर फंड में लाखों करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया। उस रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं, वो रुपया कहाँ गया? 20 लाख करोड़ का जो कोरोना की आड़ में इन्होंने राहत पैकेज घोषित किया था, वो पैकेज कहाँ गया? मुझे नहीं लगता कि जमीन तक वो पैकेज पहुंचा है, ठीक है ना। तो ये चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं सरकार की जो नीयत है उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रही है। इस चीज को समझिए आप, क्योंकि इस समय मैंने एक आर्टिकल भी अभी लिखा था, उसमें ऐसा था कि कोरोना का, लॉकडाउन का, चुनाव का और किसान आंदोलन का, इन चारों चीज़ों का कहीं ना कहीं एक कनेक्शन जरूर है, वो बड़ा ही दिलचस्प कनेक्शन है। जहाँ भी चुनाव होगा कोरोना छूमंतर हो जाता है, ठीक है। जहाँ भी सरकार को कोई रैली करनी होती है कोरोना छूमंतर हो जाता है। अब अगर बात करो आप किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकार ने भरसक प्रयास किए। हर तरीके के इन्होंने तंत्र लगा लिए, अपने साम दाम दंड भेद नीति। हमारे बीच में इन्होंने गुप्तचर भी भेजे, कुछ षड्यंत्रकारी लोग भी भेजे। हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। कुछ फर्जी 2-3 किसान संगठन थे, उनको तोड़ के मीडिया के सामने बयानबाजियां करवाएं कि साहब आंदोलन खत्म हो चुका है। खाली टेंट दिखाए। खाली टेंट कैसे दिखाए? जो टेंट मान लो आपका बिल्कुल किनारे पे है और कभी मान लो एक आधा आदमी सुबह शाम कहीं चला गया घूमने टहलने के लिए, तो वो खाली टेंट दिखा दिया और बोल दिया साहब किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, ठीक है। और इन लोगों ने क्या किया, कई जगह तो ऐसी बातें आई कि 2-2 किलोमीटर दूर, 3-3 किलोमीटर दूर, मेरे सामने की बात है, नेशनल मीडिया के लोग पहुंचे और लोगों को 200-200, 400-400 रुपए दे के ये बोला है कि किसान आंदोलन के बारे में आपको निगेटिव बोलना है। तो रिक्शे वाला पकड़ लिया, किसी को पकड़ लिया, दिहाड़ी मजदूर को, और उससे निगेटिव पब्लिसिटी करवाई किसान आंदोलन की। लेकिन आंदोलन की खूबसूरती देखिए, आंदोलन मजबूत हो रहा है। 3 बॉर्डर तो छोड़ दो, अब ये आंदोलन पूरे देश में पहुंच गया। हर जिले में आंदोलन पहुंच गया, हर गांव में आंदोलन पहुंच गया, हर कस्बे में आंदोलन पहुंच गया। कैसे पहुंचा? सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि नेशनल मीडिया ने इस आंदोलन को एक भी दिन कवर नहीं किया। ये सारा जो आंदोलन है ये सोशल मीडिया की देन है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पे और यूट्यूब पे आप जैसे लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। कई तो आप जैसे जो मीडिया कर्मी हैं, इनको सरकार ने डराने धमकाने की और मारने तक की वो दी है ना, मारने तक की धमकी दी है। और कई सोशल मीडिया वाले भाइयों के ऊपर अटैक भी हुआ है, और कई सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं, निर्भीक पत्रकार हैं, इनको पुलिस पकड़ के भी ले गई है, ठीक है। अब जब सारा तंत्र सरकार ने लगा दिया, सारा तंत्र लगने के बाद भी हुआ क्या? आंदोलन मजबूत हो रहा। सब बात यहाँ आ रही है
है कि अभी तक तो आप लोगों को किसान नहीं मानते थे, अब एक शब्द और निकल के आया है कि कोई ठोस निर्णय लेके आए तो हम इनसे वार्ता करने के लिए तैयार हैं। मतलब ठोस क्या है? माने तो 4 महीने 6 महीने से आंदोलन चल रहा है। पहले जहां में किसान मानने को तैयार नहीं थे, जहां ये मानने को तैयार नहीं थे कि आंदोलन चल रहा है, ठीक है, अब कम से कम मान तो रहे कि आंदोलन चल रहा है और किसान बैठा हुआ है। 6 महीने और रुक जाइए। ये सरकार के जितने भी नेता हैं, मिनिस्टर है ना, सब घुटनों पे आ जाएंगे और हमारी सारी बातें मानेंगे। और अब ये आंदोलन जितना लंबा चलेगा, हम हर आम आदमी की बात उठाएं, चाहे वो बात रोजगार की हो, चाहे बात शिक्षा की हो, चाहे बात चिकित्सा की हो, चाहे जो सरकारी जितनी भी एजेंसियां हैं जिनका निजीकरण हो रहा है, चाहे उसकी बात हो, ठीक है, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे बढ़ती हुई महंगाई की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो। अब किसान इस चीज को समझ गया है। अब हम जाति और धर्म में बंटने वाले नहीं, अब हमारी जाति एक ही हो गई है, किसान, और हमारा धर्म एक हो गया है, हिंदुस्तान। अब हम बटेंगे नहीं। जैसे पहले आदमी हमें बांट देता था कि हम हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, यादव है, जाट है, गुजर है, चमार है, पंडित है। अब सब किसान है, क्योंकि किसान क्या है, एक भूली जाति होती थी इस देश की। इसको सरकार ने क्या किया कि फेक फर्जी हिंसा करके किसानों को भड़काने की कोशिश की। किसान भड़क गया, आपसी मनमुटाव मानने लगा, और रही सही कसर जो है ना वो मीडिया ने पूरी कर दी। मीडिया ने इस देश में इतना नफरत और इतने जहर बो दिया है कि अगर आप मीडिया को एक हफ्ते देख लो तो आप लोग दिमागी रूप से बीमार हो जाओ। व्हाट्सएप पे आए हुए मैसेज को अगर आप एक हफ्ते पढ़ लो, आप दिमागी रूप से पागल हो जाओगे। और जबकि होता क्या है, आप अगर जमीन रूप पे जाओ तो आपको कहीं कोई जो है, आपको कोई गद्दार या कोई इस तरीके से नहीं मिलेगा। नहीं तो मीडिया क्या दिखाता है कि वहाँ ये हो गया साहब, वहाँ वो गद्दार निकला, वहाँ वो देशद्रोही निकला। एक चीज और भी देख रहे हैं ना कि दिल्ली भारत की राजधानी है, वहाँ भी वोट पड़ा लोकतंत्र को साबित करने के लिए, लेकिन वहाँ भी जो मुख्यमंत्री की पावर है वो एलजी को दे दी है। मतलब एक जो रास्ता उन्हें नहीं मिला, वो चोर रास्ते से मतलब कब्जा करना चाहते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि आपकी ये मांगे पूरी होंगी? भाई देखिए, ऐसा है, बीजेपी के पास इस समय 350 सीटें हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में भी लगभग ये मेजोरिटी में है। और कुछ जो छोटे छोटे दल हैं तो उनको डर की वजह से या तो ये राज्यसभा पहुंचने नहीं देते, या उनके कुछ फायदे खुलवा लेते, मनवा लेते। तो इस तरीके से देखा जाए लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह ये मजबूत है। अब इन्होंने क्या देखा, जब दिल्ली में इनका सिस्टम नहीं चला तो इन्होंने क्या किया, दिल्ली में एलजी की पावर बढ़ा दी, जबकि ये संविधान के खिलाफ है। भाई एलजी चुन के नहीं आया है सरकार में, सरकार ने मुख्यमंत्री चुना है, सरकार ने एलजी को नहीं चुना। हम संविधान को मान रहे हैं, हम लोकतंत्र को मान रहे हैं, हम तानाशाही को मान रहे हैं। तो ये मौजूदा सरकार है ना, ये फासिज्म की तरफ जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं ना तानाशाही की तरफ, राजशाही की तरफ जा रहा है। तो इस चीज को रोकने के लिए किसान आंदोलन ही ऐसा आंदोलन है जो इस चीज को रोक सकता है। चाहे तोमर साहब कुछ भी करते रहे, चाहे आप नाइट कर्फ्यू लगा लो, ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ चाहे आप दिन का कर्फ्यू लगा लो, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। भैया हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र हमें जो है हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, हमें शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की आज़ादी देता है, और हमारी नियत नीति में कोई शंका तो है नहीं। हमारे तो इरादे नेक है, हम तो अपना हक मांगने आए, और हक मांगना कोई, मुझे नहीं लगता कोई गलत काम है। डॉक्टर यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा उनके चालान कट रहे हैं, लेकिन वो उधर आगे तक बढ़ने में उन्हें कुछ ही बैठे हैं या कुछ ही, जैसे मोदी ने कहा था फोन की दूरी, तो आप तक यहाँ आएंगे तो ये आंदोलन मुझे नहीं लगता कि आगे चल पाएगा। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जी आप आओ, यहाँ भी चालान काटो, आप आओ काटो, हमें हटाओ। अगर आपको लग रहा है ना कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, नहीं धमकी नहीं दे रहे हैं, हम तो सरकार से एक सीधे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आप आइए। अगर आपको लगता है कि हम लोग जो है कोरोना की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमको हटा लीजिए। भाई आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें उठा के हमारे घर पहुंचा देंगे, हम वहाँ भी आंदोलन करेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन तो गाँव तक पहुँच गया। अब हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। भाई घर पहुंचाने की कोशिश, जेल पहुंचाएंगे, हम जेल में आंदोलन करेंगे। भाई जेल में आंदोलन होगा, जेल भरो आंदोलन करेंगे, पहले जेल भरो आंदोलन नहीं हुए क्या? तो डॉक्टर साहब बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता है नहीं, बीच का रास्ता सरकार चाहेगी तभी तो बनेगा। नहीं, सरकार बात करना चाहेगी तभी तो बात होगी। 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है भाई साहब। 26 जनवरी से पहले जो 14 या 15 जनवरी को हमारी 12वें दौर की वार्ता हुई थी,
उसके बाद से हमारी कोई वार्ता नहीं हुई है। आप ये देख लीजिए कि लगभग ऑलमोस्ट आपका जो है 3 महीने का समय हो गया है और सरकार इस समय जो है बात करने को तैयार नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए अभी सरकार क्या है, चुनाव में व्यस्त है। भंडारण का कानून हो चाहे एमएसपी को ये लिखित कानून ना बनाने वाली बात हो, तो जनता इस चीज को समझ रही है, जनता इस चीज को अच्छे से समझ रही है और किसान इस बात को समझ रहा है। किसान को साफ साफ समझ में किसान को साफ साफ समझ में आ रहा है। इसको ऐसे दबाए रखना, बस बैटरी को दबाए रखो अंदर जी। किसान को साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर ये तीनों काले कानून लग गए तो हमारी जमीनें, ये जो कोट पैंट वाले दलाल है ना, ये कॉर्पोरेट वाले, ये हमारी जमीनें हड़प ले। किसान के सामने तो इस समय जीवन मरण का प्रश्न है। किसान अपनी माँ को बचाए, रोटी जो धरती माँ है उसको बचाए, या कोरोना की ये गाइडलाइन देखे या सरकार की मनमानी सुने। किसान के पास तो कोई रास्ता ही नहीं है साहब। तो डॉक्टर साहब आप नहीं मानते तो ये बीमारी नहीं है? बीमारी तो अमीरों के लिए है साहब। आप बताइए कोई गरीब आदमी कोरोना से मरा हो? मैं 1 साल से सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, किसान नेता भी हूँ। जब कोरोना बिल्कुल शुरू में मार्च में अप्रैल में शुरू हुआ था, डेली मैंने कम से कम 500-500 लोगों को खाना पीना दिया यहीं गाजीपुर बॉर्डर पे। वही सरकार थी, 2 लाख आदमी गाजीपुर बॉर्डर पे। आप वो आनंद विहार पे देखा होगा ना, जब मोहताज थी और बसों की व्यवस्था नहीं हुई थी, आदमी पैदल जा रहा था, तो हम लोगों ने, हमारे संगठन के लोगों ने भाग के उन्हें रोटी पानी का इंतजाम करवाया। तो हम तो उस स्थिति को देख चुके हैं। बीमारी नहीं है, अभी एम्स के अंदर 4 डॉक्टर पॉजिटिव हो गए और जो बहुत अच्छा जो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है प्राइवेट हॉस्पिटल सर, उसके 11। मैं ये नहीं कह रहा बीमारी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ ये अमीरों की बीमारी है, गरीबों की बीमारी नहीं है। गरीबों को ये बीमारी नहीं लगती। कब चाहेंगे कि मैं बीमार हो जाऊं? ये जो है ये एयरपोर्ट से लाई हुई बीमारी थी, पासपोर्ट वालों की बीमारी थी। हमारे जो नेता थे, विपक्ष के नेता, चाहे अखिलेश जी हो, राहुल जी हो, जनवरी में ही बोलते रहे थे पिछली साल कि आप एयरपोर्ट को सील कर दीजिए, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। सरकार ने एयरपोर्ट से पासपोर्ट वालों को अंदर आने दिया और ये बीमारी राशन कार्ड तक पहुंचा दी। अब आप सरकार की इसमें लापरवाही देखिए। पिछली साल जून जुलाई के बाद ऐसा लॉकडाउन खत्म किया इन्होंने, कोरोना की कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं की गई और अब एकदम से ये कह रहे हैं कि साहब कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। तो मुझे तो सिस्टम नहीं समझ में आता सरकार का, क्योंकि उस टाइम गाइडलाइन क्यों खत्म कर दी? क्योंकि इन्हें बिहार में चुनाव करवाना था, फिर इधर जनवरी फरवरी में ये बंगाल का चुनाव आ रहा है। अब ये चुनाव खत्म होने वाला है, अब 2022 से पहले कोई चुनाव नहीं है, तो अब ये कोरोना और लॉकडाउन का बहाना बना रहे हैं। इधर जून जुलाई में जो एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इनको वो भी करना है, भत्ते भी देने हैं। पुलिस वालों का भत्ता नहीं दे रखा है इन्होंने, 20-20, 30-30 हजार रुपए हर साल का पुलिस वालों का मार रखा है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ये कोरोना और इसकी आड़ में आ रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि कोरोना की आड़ में मेरे सारे काम बच जाएं। जैसे कहते हैं ना आदमी भगवान की आड़ में, भगवान की शरण में जाके सारे पाप धोना चाहता है। लेकिन कोरोना भी सरकार को कितना बचाए? कोरोना के आड़ में मोदी जी को आप इतना बड़ा ब्लेम लगा रहे हैं? भाई ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, ये सच्चाई है। मोदी जी ने कहा कि आपदा को अवसर में बदलिए। हम तो समझते रहे कि साहब ये आपदा है, लेकिन अवसर किसके लिए निकला साहब? मोदी जी के लिए। इसमें इन्होंने इसको अवसर में बदल दिया। भाई मध्य प्रदेश में सरकार बना ली, विधायकों को खरीद के पीएम केयर फंड में पैसा आया, पैसा हमारा था, सरकार बना गए मोदी जी। राजस्थान में सरकार तोड़ने की कोशिश करी इन्होंने। सारे व्यापारी मित्र जो थे इनके 14-15, अंबानी, अडानी एंड कंपनी। अंबानी तो बताओ एशिया का सबसे बड़ा रईस आदमी होने वाला है, 20 लाख करोड़ का पैकेज मुझे लग रहा है उन्हें दे रहे। सारा सरकारी तंत्र इन्होंने अपने व्यापारी मित्रों को बेच दिया, अपना में रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, क्या छोड़ा इन्होंने देश में? अब किसानी रह गई है, किसानों को भी बेच रहे हैं अंबानी अडानी के हाथ में। तो असली अवसर तो जो है ये तो मोदी जी और इनकी जो कंपनी है, जो राहुल जी कह रहे हैं ना हम दो हमारे दो, तो ये सरकार तो उसके लिए काम कर रही है। सरकार जो है ना आम लोगों के लिए काम नहीं कर रही है, सरकार कुछ चंद लोगों के लिए काम कर रही है। वोट तो इन्होंने आम आदमी से लिया और हमें धोखे में रखा। हम तो धोखे का शिकार हुए। पहले 5 साल मोदी जी ये बोलते रहे कि साहब पिछले 60 साल का सिस्टम गड़बड़ था जी, करप्शन इतना था, तो उसको भरने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो हम लोगों को लगा भी चलो एक टेन्योर का और समय दे दो। जैसे ही 19 में इनकी दोबारा सरकार बनाई, इन्होंने सारा पूरी असलियत दिखा दी। लेकिन डॉक्टर साहब देखा गया है कि जिस आप बार बार ये मोदी को ब्लेम लगा रहे हैं,
मैं कि भी- कोरोना की आड़ में मोदी जी अपने फायदे करने चाहें, टीएडीए की बात करें जो सरकारी कर्मचारियों को देना है। टीएडीए क्या आप देख लो ना, ये कास्ट सेंसस, इस पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं आप? इस बिना पे ओबीसी के आरक्षण को 4 भाग 5 भाग में डाल रहे हैं। जब तक आपने जातिगत जनगणना नहीं कराई, सरकार के ये दोहरे मापदंड मुझे समझ में नहीं आ रहा। या तो आप जातिगत जनगणना करो, नहीं तो फिर ये जो क्रीमी लेयर, ओबीसी में क्रीमी लेयर में भी ये कुछ चेंज कर रहे हैं। पहले क्या सर होता आपने था, आयोग बना तो दिया सर। हाँ वो बना हुआ है ना रोहिणी कमीशन। रोहिणी कमीशन ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म कर देगा। और अगर आप रिजर्वेशन खत्म कर रहे हो तो पूरा रिजर्वेशन खत्म करके फिर से एक ऐसा सिस्टम लगाओ, एक जो गरीबी रेखा से नीचे हो, एक गरीबी रेखा से ऊपर। लेकिन इनको ऐसा नहीं करना है। इन्हें क्या करना है, इन्हें जाति धर्म और वर्ग इनको बांटना है समाज को। अब ये ओबीसी में क्या बांट रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक जाति विशेष जो है, जो आपका लोधी है या कुर्मी है, ये आप लोगों का हक मार रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको अलग कर देंगे ओबीसी में से। फिर कुछ दिनों बाद कहने लगेंगे एससी एसटी में कि जो आपका जाटव है वो आपका हक मार रहा है। ये जो है बांटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको सिखाया ही वही जाता है। अंग्रेजों की पहले इन्होंने दलाली करी 1947 से पहले, भाई तभी तो आधा खाकी पहनते थे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की ड्रेस थी वो पूरी खाकी थी, इनकी ड्रेस आधी खाकी थी आधी सफेद थी, यानी कि ये दलाल थे अंग्रेजों की। कई जो आरएसएस के नेता ये पेंशन लेते रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो इनके कल्चर में, इनके डीएनए में वही चीज है, सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 2004 के बाद तो जो है इनका नागपुर में तिरंगा फहरना शुरू हुआ, नहीं तो इससे पहले तो नारंगी ध्वज फहराते थे। तो ये तो हमेशा देश को तोड़ने का काम करते रहे, लेकिन हमारी जनता इस चीज को नहीं समझ पाई। जनता भोली वाली है, मीडिया ने जो दिखाया उसी को सच मान लिया। और ऐसे लुटेरों को, ऐसे देश के, जो मैं कहता हूँ ना देशद्रोहियों को, असली देशद्रोही यही है। ऐसे देशद्रोहियों के हाथ में हमने देश का शासन दे दिया है, जो देश के आम आदमी के, देश के लोअर मिडिल क्लास को, देश की जो रीढ़ है किसानी को, इसको बेचने पे तुले हैं। कोई भी, आप रेलवे का एक एग्जाम्पल ले लो। अब रेलवे निजी हाथों में जा रहा है, किसे फायदा होगा? आम आदमी रेलवे में सफर कर पाएगा? वही प्लेटफॉर्म टिकट 3 रुपए का था, अब 50 रुपए का है, जा पाएगा? सरकारी हॉस्पिटल में फैसिलिटी कम कर रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका कोई वो नहीं है। ये कह रहे हैं ना प्राइवेट हॉस्पिटल पे हमारा कोई कमांड नहीं है। कोरोना के दौरान जहां पूरे विश्व में सभी देशों की सरकारों ने प्राइवेट हॉस्पिटल को अपने अंडर में लेके लोगों की सेवा करवाई, वही मोदी जी ये कहते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, कि प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे अंडर में नहीं आते, प्राइवेट हॉस्पिटल अपने हिसाब से काम करेंगे। एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने एक दिन में 50-50 हजार, 75-75 हजार रुपए लिए हैं। और जो कोरोना काल में एडमिट हुआ 14-15 दिन का, उसका बिल 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए बनाया। तो इन्होंने काम कहाँ किया? इन्होंने काम कुछ वर्ग विशेष के लिए काम किया है देश को, और अब इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। ये कोरोना 2 लगाए, कोरोना 3 लगाए, कोरोना 4 लगाए, ये खूब कहें कि साहब हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो अब उससे काम नहीं चलेगा। अब आपको करके दिखाना पड़ेगा, और मुझे पता है ये कर नहीं सकते, क्योंकि ये पिंजरे में फंसे हुए हैं। पिंजरा किसका है? इनके व्यापारी मित्रों का, अंबानी अडानी का, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके इनको सरकार में लाई प्रचार के माध्यम से। अब इनके गुजरात मॉडल की भी असलियत खुल रही है कि गुजरात मॉडल है क्या? अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, मिडिल क्लास है ही नहीं। ये तो आपके योगी जी भी बंगाल के अंदर एक स्पीच में दे रहे थे कि भाई हम यूपी मॉडल बनाना चाहते हैं बंगाल। वो बना देंगे यूपी मॉडल। यूपी में क्या हो रहा है? यूपी क्या क्राइम प्रदेश है? यहाँ बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कार की रिपोर्ट करने जाओ तो आपको गोली मार दी जाती है, रोजगार की बात करने जाओ तो आपको भगाया जाता है मार पीट के, और आप भ्रष्टाचार की बात करने जाओ तो आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। यूपी में सिर्फ एक चीज हो रही है, बाबा है, बाबा घंटा बजा रहा है, और बाबा के जो चेले हैं जम के बलात्कार कर रहे हैं, जम के लोगों को गोलियां मार रहे हैं। अभी इटावा की एक घटना है, 4-5 दिन पहले सोशल मीडिया वायरल हुई। एक लड़की के साथ बदतमीजी की गई, जब उसने उसका विरोध किया गया तो उसका सर फोड़ दिया। हाथरस का कांड आपके सामने है, बलात्कारियों को बचाया गया, बाद में कोर्ट के जरिए वही बलात्कारी निर्दोष साबित हुए। तो ये चीजें, ऐसे केस एक केस नहीं है। कुलदीप सेंगर का केस देख लो, उसकी बीवी को साहब वो जिला पंचायत सदस्य का टिकट दे रहे हैं। कुलदीप सेंगर की बीवी को, एक अपराधी की बीवी को आप जिला पंचायत का टिकट दे रहे हैं, तो आप किस तरफ देश को ले जिता भी देंगे? जिता भी देंगे भाई उसको। भाई वो मोदी जी ये तो कहने नहीं आए तुम वोट दो, उसे दे दो, वोट तो आम जनता देगी तो नहीं। अगर ईवीएम होता तो जीत जाती, इसमें बैलेट पेपर से होगा चुनाव। इसमें आप देख लेना बीजेपी को 0 सीटें मिलेंगी, बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं कई जगह।
ग्राम पंचायत में, जो जिला पंचायत सदस्य में कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, और कई जगह कई गांव में क्या है, बीजेपी के नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो गांव में अभी बीजेपी नहीं है। बीजेपी कहाँ है? शहरों में। और शहरों में क्यों है? क्योंकि यहाँ आदमी ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकलता। गाँव का आदमी तो आपस में मिलता जुलता है, तो उसे हकीकत पता चल रही है। और रही सही कसर जो है आपकी किसान आंदोलन ने पूरी कर दी तो है। क्या लगता है आप भी यही है, हम भी यही हैं। अब आएंगे वो वही आपको कृषि मंत्री हैं जो 4 महीने पहले हमें किसान मानने को तैयार नहीं है। वही कृषि मंत्री हैं जो 4 महीने पहले ये मानने को तैयार नहीं थे कि आंदोलन चल रहा है। आएंगे और हमारी सारी मांगे मानेंगे, और हम लोग वोट की चोट से इस बार इनकी सरकार भी बदलेंगे। सरकार बदलने का भी काम करके दिखाएंगे हम लोग। आप लोग? बिल्कुल भाई साहब, 70% जिस तरफ हो जाएगा तो सरकार नहीं बदलेगी। सर फिर वही बात आती है, आप बाबा साहब को आपने पढ़ा है, संविधान भी पढ़ा है, और बाबा साहब सर बाबा साहब ने शायद 18 मार्च 1956 को कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, और आप इतनी गारंटी ले रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे और इससे सरकार से हटाएंगे। तो पढ़े लिखे लोग हैं कितने देश में? मैंने 70% की बात की, 30% की बात नहीं कि पढ़ा लिखा आदमी तो फिर हो सकता है हिंदू मुस्लिम में फंस जाए। हाँ। लेकिन जो देश का किसान है, किसान समझ गया है। किसान अब जातियों में नहीं है, किसान की सिर्फ अब एक जाति रह गई। मैं फिर से कह रहा हूँ, अब वो किसान है। उसको समझ में आ गया है जो हमारे बुजुर्गों ने कहा था, ये व्यापारियों की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये आम आदमी के लिए कुछ नहीं करेगी। तो इसलिए अब हम इस बार इनको हटा के मानेंगे और इनको देश से ही बाहर कर देंगे। नेहरू जी ने गलती कर दी थी, आरएसएस को बैन नहीं किया। इनको आरएसएस को बैन करना चाहिए थे, जबकि पटेल साहब आरएसएस को बैन करने के पक्ष में थे। नेहरू जी उदारवादी नेता थे, उनको लगा चलो ठीक है कोई संगठन चल रहा है, हाँ ये राजनीति नहीं करेगा। आरएसएस ने दूसरा रास्ता निकाल लिया, पहले जनसंघ बना लिया, फिर बीजेपी बना ली। लेकिन अब हम वो काम नहीं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.